गुड इवनिंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में इंडेक्स नंबर में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? कितने हैं टोटल? 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द फ्यूचर आइडियल प्राइस इंडेक्स फॉर 2004 विद 2002 एज बेस ईयर। बताइए कितना? 100.4 है। और किसी का कितना आया? किया ही नहीं है। 0 पॉइंट। अरे यार, 2 आंसर। और कोई आंसर? 100 के आसपास है। अरे इसमें इसमें एक बार बताइए, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? हुआ नहीं सॉल्व? आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? फिशर में लेस्पर का निकाल लो, पास्चे का निकाल लो, और ये दे तो दिया सारा कुछ। वो P0Q1 नहीं होगा, वो P1 या देख लो ना, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। प्राइस इंडेक्स निकालना है 2004 विद 2002 एज बेस ईयर। ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप ढंग से करोगे तो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बी। थर्ड क्वेश्चन, क्या समझाऊं जी इसमें? बताइए। मेथड लगाना है यार, एक मिनट समझाऊं तब कि कुछ हो। उसमें मेथड लगाना है, मार्शल एजवर्थ का मेथड लगा के इंडेक्स निकालना है। और मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है बताइए? दोनों लेस्पर और पास्चे को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों की एवरेज ले लो। तो ये मार्शल एजवर्थ का कौन सा है? मार्शल कैबोली का वो क्वांटिटी की एवरेज ले रहा था। ये लेस्पर और पास्चे को दोनों को निकाल के 2 से डिवाइड कर दो। लेस्पर को क्यों नहीं निकालना आता? ये दिया तो हुआ सारा, P0Q0 770, P1 Q1 इतना। यार ये गलत दिए रखा है फिगर्स। P1, यार इसको ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, ये फिगर दे रखी है गलत। इस पे क्या बताऊं? बताइए, क्या आपको लग रहा है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए इसमें? हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम आई बताओ। देखो, आपका नाम क्या है? साक्षी जी। देखो, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगना सीधा ही। इस पे एक आपको लेस्पर और पास्चे का दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। लेस्पर का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो P1 Q0 P0 Q0 प्लस, और पास्चे का अगर आपको लगाना है P1 Q1 P0 Q1 डिवाइड बाय 2। आपको ये 2 चीजें चाहिए। एग्रीगेट मेथड है, वेटेड है, तो आपके पास प्राइस ये रहा आपका P0, ये आपका Q0 है, ये P1 है, Q1 है, और इनकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू निकालिए, दोनों की निकाल के एवरेज ले लो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये तो आपको खुद करने होंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। क्योंकि देखो, P1Q0 को आप मल्टीप्लाई करो, P1Q0 को, ये Q0 ये P1 है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। फिर P0Q0 चाहिए, तो ये आपका P0 और Q0 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ लो, तो P0Q0 समीशन P0Q0 आ जाएगा। फिर आपको P1Q1 चाहिए, ये रहा आपका P1 और ये रहा आपका Q1, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़ लीजिए, आ जाएगा समीशन P1Q1 आ जाएगा। फिर आपको चाहिए P0Q1, P0Q1 P0 ये रहा, Q1 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए, समीशन P0Q1 आ जाएगा। यहां पर ये फिगर्स हो सकता है गलत लिखी हो, लेकिन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फिगर्स वहां पर सही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सबका? साक्षी जी हुआ?
बताओ ना, फिर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम कहां आ रही है बताओ तो सही। आप बेसिक से क्वेश्चन में फंस रहे हो। आप प्रॉब्लम बताओगे तभी मैं बताऊंगा ना कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिक्स क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। किए नहीं ना आपने, अभी किए होंगे। फिर इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर करंट ईयर यूजिंग मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या हो गया, समीशन पी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। समीशन पी डब्ल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, 11489 डिवाइडेड बाय ये भी गिवन है। इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा। आप फॉर्मूला भी अगर नहीं रिलेट कर पा रहे तो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो गया था, 5 की। इंक्वायरी इनटू द बजट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज in a village gave the following information. फूड 30%, रेंट 15 है, क्लोथिंग 20 है, फ्यूल 10 है, और ये जो अदर है ये 25। एक मिनट, ये वेट है बेसिकली, जो ये परसेंटेज दी हुई है ना, ये बेसिकली वेट दिए गए हैं, वेट नहीं, वेट है ये, कितने कितने परसेंट खर्चा कर रहे हो, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का मतलब समीशन पी डब्ल्यू, हमने फैमिली बजट मेथड किया वो यही तो है, ठीक है। अच्छा, आपको ये एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये तो मैंने कटवा दिया था फॉर्मूला, है ना, आपको याद होगा, मैं बताता हूं, देखो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्या बोलोगे, ये तो फॉर्मूला मैंने कटवा दिया था। मैंने कटवाया नहीं था, मैंने बोला था आगे जाके करेंगे, यहां नहीं कराऊंगा, यहां था, ये तो इतना सही है। ये देखो, इसका फॉर्मूला लिखा नहीं था मैंने तब, ये हमने मेथड लास्ट मेथड किया ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, वहां पे फैमिली बजट मेथड किया है, वो यही वाला है। चेक कर लेना, फैमिली बजट मेथड मैंने आपको बताया था, ये वाला मेथड है। उस दिन मैंने ये आपको ये बात क्लियर की थी लास्ट में कि एक था एक्सपेंडिचर मेथड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का लेस्पर का मेथड था, और एक फैमिली बजट मेथड था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने का। जो लेस्पर का मेथड था वो एग्रीगेटिव था, दोनों तो वेटेड थे ही थे, मैंने बोला था दोनों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमेशा वेटेड एवरेज होगा। एक एग्रीगेटिव मेथड हो गया, एक रिलेटिव वाला हो गया। रिलेटिव वाला ये वाला, एक ये वाला मेथड है, एक ये वाला मेथड है। इस वाले मेथड में हम लोगों ने लेस्पर का फॉर्मूला यूज कर लिया था, और इस वाले मेथड के अंदर फैमिली बजट मेथड था, उसके अंदर हम लोगों ने ये वाला वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड यूज किया था। और यहां पर मैंने आपको बोला अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो P0 Q0 वेट होगा, वेट P0 Q0 होगा, ये बात मैंने बताई थी। आप लास्ट लेक्चर खोल के देख लेना, लास्ट में ये बात डिस्कस की गई है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, दोबारा लेक्चर देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है या आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया है, तो भैया आप लेक्चर को दोबारा देख लो ना, फिर क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप धक्का करते हो क्योंकि, अच्छा एक बार बताओ, आपके क्वेश्चन नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते, क्योंकि कुछ कहीं तो मिस्टेक है, कहीं तो प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है। तो आप दोबारा से टॉपिक को समझो, हो सकता है आपको कितनी 4-5 लेक्चर ही होंगे ना, 6 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और 6 लेक्चर अगर 40-40 मिनट के भी हुए तो आई थिंक 3-4 घंटों के होंगे। अगर 3-4 घंटे लगा के आपका एक टॉपिक क्लियर होता है तो करो ना, 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, चाहे एक भी आए, लेकिन क्लियर तो हो जाएगा ना। अगर आपके क्वेश्चन नहीं निकलते तो भाई कोई प्रॉब्लम है,
तो आप लास्ट देख लेना, मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये फॉर्मूला कराया हुआ है, और अगर आप चाहते हो कि आप ही दिखा दो तो ये देखो, ये वाला फॉर्मूला फैमिली बजट मेथड के अंदर, ये बेसिकली वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये देखो लिखा हुआ है फैमिली बजट मेथड इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बट आपकी प्रॉब्लम, आप लिंक नहीं कर पाते हो, हाँ ये मेथड कब हमने डिस्कस किया था। चलिए, तो समीशन डब्ल्यू, पीडब्ल्यू कितना दिया हुआ है 10101.5, और डब्ल्यू इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करना, ये लॉग का इस्तेमाल करने को नहीं बोला, अर्थमेटिक मीन, तो वो 100 है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है लॉग, यहां पर लॉग वाला फॉर्मूला भी लग जाता है, जहां पर रिलेटिव वाला मेथड होता है ना, वह ज्योमेट्रिक मीन से भी एवरेज आ जाती होती है और अर्थमेटिक मीन से भी आ जाती है, ये बात मैंने आपको क्लियर की है। अर्थमेटिक मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज गिवन है ना, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको अर्थमेटिक मीन नहीं ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज दे दी है, तो हमें तो अर्थमेटिक मीन से निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन में ये फॉर्मूला होता है, ऊपर वाली वैल्यू पता है, नीचे वेट है, वेट इनको जोड़ दो, 30 + 15 + 20 + 10 + 25 करोगे तो 100 आएगा, सॉल्व करोगे तो 101.015, ठीक है, ये आंसर बहुत इजी है, सीधा सीधा वैल्यूज भी गिवन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाँ ये पता होना चाहिए भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, ओके, द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है, इसके लिए आपको आएगा एंटी लॉग समीशन लॉग P अपॉन N, ठीक है, समीशन लॉग P का ऑफ कोर्स वेट लगेगा, समीशन वेट लगेगा, तो इसकी वैल्यू गिवन है, ऊपर वाली वैल्यू गिवन है 199.494, और वेट गिवन है 100 का, इसका एंटी लॉग निकालना है, इसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, गिवन नहीं है तो इसका आंसर आप लिख नहीं पाओगे, हाँ जी, हाँ बस अगर आपको ये एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होती तो निकल जाता, ये क्वेश्चन आपको निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी, बस आपने फिर एंटी लॉग इसकी पूरे की वैल्यू दी होगी, वही आंसर होगा। यहां आप एंटी लॉग, आपको कौन सा लॉग टेबल पता है कि आप एंटी लॉग यूज कर लोगे ना, लॉग टेबल वैसे तो ऑथराइज होता है आपको, बट कॉलेज वाले देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पेपर होता है ना, पेपर में क्वेश्चन ही में ही लॉग की वैल्यूज गिवन होती है, अगर लॉग यूज होगा तो अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एंटी लॉग वाली वैल्यूज गिवन होंगी, ये वाली तो गिवन होगी तो ऑटोमेटिकली फिर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th, 7th का ए, 8th का बी, पास्चेस इंडेक्स नंबर बोला है, ठीक है, तो पास्चे में क्या होता है, बेस ईयर करंट ईयर का वेट लेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप देखो P01 समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1, ऑफ कोर्स इनटू 100 से करेंगे, तो जो भी आएगा, कितना आया आपका आंसर, बी आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9th, कहते हैं टेक्सटाइल वर्कर इन द सिटी ऑफ मुंबई अर्न 3500 पर मंथ, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द पर्टिकुलर मंथ इज 1360, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, 1360, तो आपको बताना है कि क्लोथिंग और हाउस के ऊपर, हाउस रेंट एंड क्लोथिंग के ऊपर कितना खर्चा है, तो भाई एक बार बताओ, इसको आप देखोगे तो टोटल खर्चा 3500 है ना, 3500 में से 1400 खर्चा फूड पे लगा रहा है,
560 का खर्चा फ्यूल एंड लाइटिंग पे लगा रहा है और मिसलेनियस के ऊपर 630 रुपए का खर्चा कर रहा है, तो आप बताओ क्लोथिंग एंड हाउस एंड रेंट के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है? बस कुछ नहीं था। एमयू आपको इंडेक्स नुक्सा दिया हुआ, उसने कोई मतलब नहीं है इस चीज का। चेक कर लो ना, देखो वो 35 रुपए खर्च करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1360 है, ठीक है, महंगाई 1360 नहीं होगा, ये कुछ और होगा, छोड़ो उसको। 3500 पर मंथ खर्च कर रहा है और यहां या वो पैसे को खर्च कर रहा है। तो अगर क्लोथिंग एंड हाउस रेंट का नहीं पता तो टोटल में से जो खर्चे वो फूड पे, फ्यूल एंड लाइटिंग के ऊपर कर रहा है और मिसलेनियस के ऊपर कर रहा है, वो जोड़ के माइनस कर दो और अपने आप ही आपका पता चल जाएगा क्लोथिंग एंड हाउस रेंट पे कितना खर्च कर रहा है। चलिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 10th, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूछा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, एक एग्रीगेटिव मेथड है और एक फैमिली बजट मेथड है। तो आपको क्या लगता है कौन सा मेथड लगेगा? यहां पर फैमिली बजट मेथड लगेगा, वेट गिवन है और पी निकाल लेंगे, प्राइस रिलेटिव निकल जाएगा। किया आपने? वेट गिवन है, ये वेट है सारे, और आपको मालूम ना फैमिली बजट मेथड लगेगा क्योंकि दूसरा लेस्पर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेस्पर का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको बेस ईयर की क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, उसी को हम वेट मानेंगे ना, तो वो तो लगेगा नहीं। यहां पर आपका फैमिली बजट मेथड लगेगा, उसमें हमें वेट चाहिए होता है और प्राइस रिलेटिव चाहिए होता है। वेट गिवन है, ये देखो, ये 35%, 15%, 20%, 10% एंड 20%, ये सब क्या है? वेट्स हैं। और प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100 करके प्राइस रिलेटिव हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th बोलिए। ये किया भी हुआ मैंने, यहां पे क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये 10th वाला, ये प्राइस रिलेटिव निकाल लिया, वेट गिवन है, निकाल दिया। ये बताया हुआ है कि दो मेथड है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, ए वर्कर अर्नड 900 पर मंथ इन 1990, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बाय 70%, इंक्रीज बाय 70%, मतलब 170 हो गया इंडेक्स। इंग्लिश पढ़नी आती है ना सबको ढंग से, तो क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बाय 70%। व्हाट डज इट मीन? कि 70% कीमतें, खर्चा और होने लग गया, तो मतलब बेस ईयर के मुकाबले में इंडेक्स बन गया 170। इंडेक्स हमेशा रिलेटिव टर्म है, ठीक है, ठीक है। हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम शुड वर्कर हैव अर्नड सो दैट ही शुड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ 1990? आपको मालूम है ये इन्फ्लेनेटरी करने का, इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है। इसे आपको करंट ईयर के बराबर लाना होगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट करना होगा। उस समय आप कमा रहे थे कितना? 900, इंडेक्स हो गया 170। तो अगर आप सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हो, जो कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड 1990 में था और सेम लिविंग स्टैंडर्ड 93 में मेंटेन करना चाहते हो, मतलब उतनी ही चीजें खरीदना चाहते हो जितनी आप 1990 में खरीदते थे, तो भी आमदन भी बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए? जिस रेट से इंडेक्स बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, इन्फ्लेशन है, उसी रेट से आपकी आमदन बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो 1.73, तो मल्टीप्लाई करो, 900 पर मंथ है, सॉरी ये एनुअल दिया हुआ है ना, 93 पूरे। एक चीज और ध्यान दो, ये पर मंथ दिया हुआ है, तो अगर ये 900 पर मंथ है, पूरे 12 महीनों का कितना बन गया? 10,800। ठीक है, फिर ये तो बढ़ना चाहिए। हाउ ही कुड बाय द, हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम, आपको एक्स्ट्रा इनकम बतानी है ना। एक मिनट, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 18, 360 इनकम चाहिए, 15, 10,800 अभी प्रेजेंट इनकम है, कितना आया?
इतनी इनकम आपको और चाहिए टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। चेक कीजिए ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। क्या क्वेश्चन 12 हो गया कि नहीं हुआ? ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड इनकम की जरूरत ही नहीं होगी, तभी नहीं दी होगी ना। ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप, इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। 110 जिस चीज का प्राइस था अब वो 200 हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 से 200 हो गया, ठीक है। एंड बिटवीन 1990 and 93, how much extra income should worker have earned in 1993 so that he could buy the same quantity as in 1990? कितनी इनकम और बढ़नी चाहिए? तो दिए ही नहीं है, क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। निकला नहीं? निकला नहीं? क्या आपने किए नहीं है क्वेश्चन? तार के बात करो ना। चलो, सपोज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर was earning 2050 in a base year। बिजनेसमैन अर्न कर रहा है, what should be his salary in current period if the standard of living is to remain as same? बताइए। इतने इजी क्वेश्चन है ना, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है। क्या आपने, आप में जो बच्चे बैठे हैं यहां पर, उन्होंने क्वेश्चन ट्राई किए हैं? किए नहीं? क्यों? और आपने इधर मेजर का मतलब टोटल 20 तो क्वेश्चन थे यार। क्वेश्चन बैंक नहीं, ये तो कर लो ना पहले। एक और बात, अगर फंसते हो तो उस क्वेश्चन को, तब देखो आप पेपर थोड़ा ना कर रहे हो भाई, जो क्वेश्चन में फंस गए उसको निबेड़ के आगे चलो। आप फंस रहे हो तो सोचो ना क्या करना है। आप छोड़ देते हो ना तभी चीजें बदलती नहीं है। जहां पर आप फंसते हो उसको तब तक करो जब तक समझ में ना आ जाए क्वेश्चन को। 10 क्या 100 क्या 1000 बार पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? एक बार चीजें क्लियर होगी तो बाकी क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। अब देखिए, कहता है 2050 उसकी बेस ईयर में इनकम थी, बिजनेस एक्सपेंडिचर था 2050 में। अगर कहता है कि उसकी सैलरी करंट पीरियड में कितनी होनी चाहिए, बेस ईयर में इतनी थी, यहां से इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। तो आप देखो, इंडेक्स निकाल लेते हैं, कितना आया? कीमतें 41%, 41.76% बढ़ गई हैं। अगर कीमत 41.76% बढ़ी है तो आमदन भी इतनी बढ़नी चाहिए, तभी इन्फ्लेशन करने को बोला है, इन्फ्लेट करने को बोला है। आज के हिसाब से मैंने आपको बोला था अगर बेस ईयर को करंट ईयर तक लाना है तो इन्फ्लेशन करोगे, इन्फ्लेट करोगे, और अगर करंट ईयर को बेस ईयर के मुकाबले कंपेयर करना है तो डिफ्लेशन करोगे। ये बात बोली थी। तो अब आप देखो 2050 का 1.4176 करो, कितनी आमदन चाहिए अगर आप करंट ईयर में सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो?
ये वाला। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कितनी बार पढ़ा? बस। क्या 2 बार पढ़ने से छुटकारा हो जाता है? 2 बार तो मैं पढ़ दूंगा यहां, आपको तो कम से कम 10 बार पढ़ना चाहिए अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। वही है ना, गिव अप बड़ी जल्दी कर देते हो आप। आपको ये क्वेश्चंस होने चाहिए सारे टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमने ना किया हो, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। An inquiry into the budget of the middle class family of a certain city revealed that on an average percentage expenses on different groups फूड पे 45% खर्च हो रहा है। ये वेट है, रुक जाओ देख लो। रेंट 15% है, क्लोथिंग 12% है, फ्यूल एंड लाइट के ऊपर आपका 8% है, और मिसलेनियस के ऊपर आपका 20% है। जोड़ के देखोगे 100 हो जाएगा। ये वेट्स हो गए आपके। The group index number for the current year as compared to the fixed base year were respectively 410, 150, 345, 248, 258। बेसिकली ये P है, प्राइस रिलेटिव है। देखा जाए तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है? करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर। तो उसको कई बार ग्रुप इंडेक्स भी बोल देते हैं। ग्रुप इंडेक्स इसलिए शब्द यूज किया गया, फूड के लिए ग्रुप यूज किया गया। ये इकट्ठा है ना, फूड कोई सिंगल क्वांटिटी नहीं ली, खाने वाली सारी चीजों को एक ग्रुप में रख लिया, फूड हो गया। रेंट, जिन जिन चीजों को भी रेंट पे ले सकते हो उन सबको एक ग्रुप में कर दिया, तो रेंट एक ग्रुप है, एक सिंगल चीज का रेंट नहीं है, ग्रुप है ये। क्लोथिंग, सारे कपड़ों को एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। उसके बाद फ्यूल एंड लाइट को, इन सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। बाकी मिसलेनियस को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये सारे ग्रुप्स हैं, इनके इंडेक्स दिए हुए हैं बेस ईयर के साथ कंपेयर करके। तो अगर आप सोचो बेस ईयर के साथ अगर ये इंडेक्स कंपेयर्ड है तो ये प्राइस रिलेटिव है, और ऊपर वेट दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। पहले तो ये कैलकुलेट करने को बोला है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये देखो आपके पास वेट दिया हुआ है 45, 15, 12, 8 एंड 20, और आपके पास पी गिवन है। ठीक है, पी आपके पास 410, 150, 343, 248, 285। ठीक है जी, पी अपॉन क्यू करके 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको जोड़ो, पहले इनको मल्टीप्लाई भी तो कर दे। प्राइस को वेट से मल्टीप्लाई, प्राइस रिलेटिव को वेट से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। पी डब्ल्यू करके और फिर डब्ल्यू से जब डिवाइड करोगे तो आपका पास इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है ना, वो निकल गया, वेटेड एवरेज लग गया। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, लग गया। चलो यहां तक निकाल लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या कहता है, मिस्टर एक्स गेटिंग 250 इन द बेस ईयर एंड 430 इन द करंट ईयर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको जोड़ के 210 आ गया इंडेक्स। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि जो ऊपर वाला डाटा है ना उसको सॉल्व करके हमारा जो इंडेक्स आ गया वो 210 आ गया। मान लो, हो सकता है 300 कुछ आए, हो सकता है 100 कुछ आए, पर मैंने मान लिया। ठीक है, कहते मिस्टर एक्स को 240 रुपए बेस ईयर में मिल रहे थे, 430 करंट ईयर में मिल रहे हैं। तो बताइए स्टेट हाउ मच ही आउट टू हैव रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस टू मेंटेन हिज फॉर्मर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अरे इन्फ्लेशन करनी है, इन्फ्लेट करना है। अगर पुराने सालों में 240 मिल रहे थे, ये एग्जांपल भी मैंने कराया था डियरनेस अलाउंस का, यही था 240 मिल रहे थे, और मान लो इंडेक्स आपका 2.10 है, इतने खर्चे इस बार मिलने चाहिए थे अगर आप सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हो। माइनस कर दोगे, मिल इतने रहे हैं तो आपको जितना मिल रहा है उसको माइनस कर दो, डिफरेंस जो आएगा इतना और उसको देना पड़ेगा। ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, 350 आया, इंडेक्स कितना आया, 325 आया। कितना मल्टीप्लाई करके,
780, उसमें से 430 उसको ऑलरेडी मिल रहा है, इतने पैसे इतनी सैलरी उसको और देनी पड़ेगी टू मेंटेन द सेम लिविंग स्टैंडर्ड। अब आप देखो इस क्वेश्चन को अगर आप तरीके से नहीं पढ़ोगे, मैं मान गया कि आप पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे होगे, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ने में डेडिकेशन तो होनी चाहिए ना। आप उस डेडिकेशन से क्वेश्चन पढ़ो और इस हिम्मत से पढ़ो कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे, तो फाइनली कभी तो आंसर मिलेगा ना आपको। क्वेश्चन 17 देखो, जहां थोड़ा सा पैराग्राफ आ गया वहां पढ़ना ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। किसी ने निकाला 17 क्वेश्चन? चलिए, जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वहां क्वेश्चन पढ़ना छोड़ना मतलब पढ़ना बंद। Relative importance of the following 8 group of family expenditure was found to be, relative importance दे रखी है, मतलब P दिया हुआ है, फूड 348, रेंट 88, क्लोथिंग 97। अच्छा, relative importance मतलब वेट दिए हुए, सॉरी, relative importance of the following 8 groups of a family expenditure was found to be, food 348, ये वेट है बस, 348 हो गया, 88 हो गया, 97 हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया 68, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स 71, मिसलेनियस गुड्स 65, ठीक है, और सर्विसेज 78, ड्रिंकिंग एंड तंबाकू 217। ये सब वेट्स हैं, आइटम्स दे रखी है, उनके वेट दे दिए, और ये सब प्राइस रिलेटिव गिवन है, ठीक है, इंडेक्स गिवन है, ये मिसिंग है, इसको निकालना है। बाकी सब गिवन है, एक आइटम मिसिंग है, उसको निकालना है, निकल जाएगा। बाकी सारी चीजें गिवन है। ये देखो, देखो, सबसे पहले फूड है, फूड के बाद रेंट है, रेंट के बाद क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स है, मिसलेनियस है, सर्विसेज है, ड्रिंकिंग एंड तंबाकू है। इनके वेट्स गिवन है आपके पास, 348, रेंट 88, रिलेटिव इंपॉर्टेंस का मतलब वेट हो गया 88, क्लोथिंग 97, फ्यूल एंड लाइट 65, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स 71, मिसलेनियस गुड्स 35, सर्विसेज 79 और ड्रिंकिंग एंड तंबाकू 217। ये वेट्स हो गए। पी, corresponding percentage increase in price for October 1995 gave the following values। परसेंटेज इंक्रीज है तो ये P होगा, ठीक है, 25, 125 होगा, परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है ये, तो 125 होगा ना। बेस ईयर 100 होगा, 25% बढ़ गया तो प्राइस रिलेटिव आपका 125 होगा, समझ रहे हो ना। बेस ईयर अगर 100 है तो 25% बढ़ा तो 125 हो जाएगा, ठीक, और 1 है तो 100 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 118 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ये मिसिंग है, और 104 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स ले लिया आपने, आप PW को मल्टीप्लाई करोगे और P01 समीशन PW अपॉन W, इसका टोटल तो पता लग जाएगा आपको, कितना जी, 1000। और अब देखो आपको ये भी गिवन है, कितना, ये आपके पास 15.278 इज इक्वल टू समीशन PW अपॉन W,
ये W मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, ये होगा 15278 इज इक्वल टू समीशन PW, यानी कि इसका जोड़ हमें पता लग गया, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इसका जोड़ हमें पता लग गया 15278। इस पूरी सीरीज का जो जोड़ है वो ये आएगा, और ये सीरीज दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, ये वैल्यू पता लग जाएगी, ये 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 मिसिंग है, ये पता लग जाएगी। तो आप देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी और x आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब बोलोगे सर पेपर में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, आए या ना आए वो अलग बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इन्हीं क्वेश्चनों से बनेगी। इंडेक्स नंबर की अगर आप कहते हो ना अंडरस्टैंडिंग बननी है तो इन्हीं क्वेश्चनों से बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम रही होगी। अच्छा चलो कोई तो किया। क्वेश्चन नंबर, ये ग्रुप प्राइस इंडेक्स है, ये आ गया P। ग्रुप प्राइस रिलेटिव को ना वो ये भी बोल देते हैं ग्रुप प्राइस इंडेक्स। ग्रुप प्राइस इंडेक्स इसलिए बोल देते हैं कि ये ना सिंगल सिंगल कॉमोडिटीज की जगह हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में पढ़ा था, ग्रुप बना लेते हैं। फूड में कौन कौन सी कॉमोडिटीज लेंगे, क्लोथिंग में कौन कौन सी चीजें लेंगे, रेंट में कौन कौन सी चीजें लेंगे, बेसिकली ये ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप प्राइस इंडेक्स का मतलब, जैसे फूड आइटम्स का प्राइस इंडेक्स का मतलब करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, प्राइस रिलेटिव है वो। तो ये सारे प्राइस रिलेटिव हो गए, और एवरेज एक्सपेंडिचर ये वेट हो गए, क्योंकि देखो ये होता है जनरली P0 Q0, प्राइस और क्वांटिटी। तो एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया ये, तो ये आ गया, और निकालना क्या है, जनरल प्राइस इंडेक्स निकालना है। जनरल प्राइस इंडेक्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही तो होता है, B। नेक्स्ट B, ये तो दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, एक आइटम मिसिंग है वो निकल जाएगी। क्लियर। इसी, अब जिन बच्चों ने नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ये क्वेश्चन जरूर कर लें, करोगे तो काम आएगा, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चंस हैं? कल की क्लास में ये 100 के 108 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, प्लीज सारे जाने करके आना। थैंक यू।